हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में जो चीज़ें हमें कवर करनी है वो ये सब लिखी हुई हैं। पहले हम जानेंगे ब्लड वेसल्स होते क्या हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे, जो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि किसी का बीपी हाई हो जाता है, ये किसी का लो हो जाता है, ये क्या है, कैसे होता है। ब्लड के बारे में जानेंगे, यानी ब्लड के कंपोजिशन को जानेंगे, किन चीज़ों से मिलके ब्लड बना है। ब्लड के फंक्शन को भी जानेंगे, हमारी बॉडी में ब्लड का क्या रोल है, क्या इसका फंक्शन है। ब्लड क्लॉटिंग जानेंगे, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है और इसमें क्या होता है, इसका क्या मेन रोल है, और लिम्फ क्या होता है, और साथ में लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन को भी जानेंगे। ब्लड सर्कुलेशन की जानकारी सबसे पहले विलियम हार्वे ने दी थी। उन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी में एक ऐसा लिक्विड होता है जिसे हम ब्लड कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जो कि हार्ट से ऑर्गन्स को पंप किया जाता है, फिर वापस ये ऑर्गन से हार्ट में पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, यानी कि ब्लड वेसल्स। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, कुछ आर्टरीज और वेन्स के बारे में बताया था। तो आज के वीडियो में हम इसे ही डिटेल में जानेंगे, ये आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है। एक्चुअली ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आर्टरीज, सेकेंड टाइप वेन्स, एंड थर्ड टाइप होता है कैपिलरीज। ओके, ये आर्टरीज क्या होती है। आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। इनकी जो वॉल होती है थिक होती है और काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। इनमें हमेशा प्योर ब्लड पाया जाता है, ठीक। और इसमें जो ब्लड होता है वो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हार्ट पंप होता है यानी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड हार्ट के द्वारा वेसल्स में पंप किया जाता है। तो यानी कि यहाँ पे ब्लड जो होगा वो प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, ठीक। और साथ में इनमें वॉल्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्स की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है, यानी वो पूरे ऑर्गन्स तक पहुँच जाता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प करता है ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुँचाने में, यानी यहाँ पे वॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ में ब्लड प्रेशर के साथ भी फ्लो करता है, तो इसलिए यहाँ पे वॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये वेन्स क्या होते हैं। वेन्स वो वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज के ठीक उल्टा काम करते हैं, यानी कि ब्लड को ऑर्गन से हार्ट में पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे जो इनकी वॉल होती है वो थिन होती है, मतलब इसकी कंपैरेटिवली थिन होती है, और इनमें ब्लड हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक। और इनमें जो प्रेशर होता है लेस होता है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर इसके कंपैरेटिवली लेस होगा, और वॉल्स इनमें पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड ऑर्गन से हार्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि ब्लड मतलब उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। तो इसलिए इसमें वॉल्स पाए जाते हैं ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक। अब ये कैपिलरीज क्या होते हैं। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स के बीच में पाए जाते हैं। एक्चुअली आर्टरीज आगे चल के थिन ब्रांचेस बनाते हैं, जिनको आर्टेरियोल्स कहते हैं, और ये आर्टेरियोल्स आगे चल के कैपिलरीज बनाते हैं। ये कैपिलरीज आगे चल के कंबाइन होके पहले वेन्यूल्स बनाते हैं, फिर वेन्यूल्स कंबाइन होके वेन्स बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपिलरीज होती है वो बहुत ही थिन ब्रांचेस होती हैं इन्हीं वेसल्स की, ठीक। और ये पाए जाते हैं वेन्स और आर्टरीज के बीच में, यानी इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये बहुत ही बारीक, बहुत ही थिन होती हैं, इसलिए ब्लड को ये टिश्यू तक पहुंचा पाती हैं। आपने अक्सर बीपी के बारे में सुना होगा, कभी सुना होगा हाई बीपी हो गया, ये लो बीपी हो गया। ये बीपी क्या होता है, बीपी होता है ब्लड प्रेशर। और हाई और लो क्या होता है, एक्चुअली होना कितना चाहिए, ये होना चाहिए 120 और 80 होना चाहिए, ठीक। 120 का मतलब है यहाँ पे 120 mmHg और 80 mmHg। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, और Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी।
मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड है जो कि यूज़ किया जाता है यहाँ पे ब्लड प्रेशर नापने के लिए, इसलिए इसकी मेजरमेंट यूनिट हो गई mmHg। 120 mmHg एक नॉर्मल केस में होता है, यानी इससे अगर ऊपर हुआ तो हाई बीपी कहलाता है, और यहीं पे 80 mmHg से अगर नीचे होता है तो लो बीपी कहलाता है। ठीक, इसको मापने के लिए यानी इसको मेज़र करने के लिए एक खास डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसको हम स्फिग्मोमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो आप 120 mmHg देख रहे हैं वो एक्चुअली में सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। वो तब होता है जब हार्ट पंप होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हार्ट के द्वारा एक प्रेशर लगाया जाता है, इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि ब्लड में मापा जाता है, जो कि लगभग कितना बराबर होता है 120 mmHg के बराबर होता है। वहीं 80 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ये तब होता है जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन होता है, यानी कि ब्लड उसमें एंटर करता है, हार्ट में एंटर करता है, तब ये इसमें मतलब ब्लड द्वारा अगर मापा जाता है प्रेशर तो वो लगभग 80 mmHg के बराबर होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो सभी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी जोड़ने का काम करते हैं। या ये कह सकते हैं ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो सभी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने या सेपरेट करने का काम करते हैं। और उनमें से कुछ टिश्यूज़ ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और जैसे कि बोन्स एंड कार्टिलेज, ये इनका काम होता है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देना, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक, यहाँ पे बात हो रही है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड की बात हो रही है। ब्लड भी वही काम करता है, ब्लड सभी सेल्स को या टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है, सभी ऑर्गन्स को जोड़े रखता है। और ब्लड की स्टडी कहलाती है हेमेटोलॉजी। ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है, इसका pH कितना होता है 7.3 से लेके 7.4, यानी कि टेस्ट में थोड़ा सा सॉल्टी होता है। और एक हेल्दी पर्सन में लगभग 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, यानी ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना है। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड कार्पसेल्स से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मा में ही ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और ये दोनों मिलके ब्लड को फॉर्म करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पहले प्लाज्मा के बारे में, उसके बाद हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है और ये स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक, और ये ब्लड में 55% पाया जाता है, यानी कि 50% से ज़्यादा ब्लड में प्लाज्मा ही मौजूद होता है। अगर हम प्लाज्मा के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो उसमें 90% तो वाटर ही होता है और 8 से 9% में इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जिनमें कि मेनली प्रोटीन, फैटी एसिड, ग्लूकोज होते हैं और साथ में कुछ और भी प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि ग्लोब्यूलिन हुआ, एल्बुमिन हुआ, फाइब्रिनोजन हुआ, प्रोथ्रोम्बिन एक्सेट्रा। इनमें से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानेंगे तब हम इन दोनों के रोल के बारे में भी जानेंगे। और बाकी बचा और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि 1% पाया जाता है, जिनमें कि फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट के आयंस होते हैं। प्लाज्मा में मौजूद इन सभी चीज़ों का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में। ये सभी हमारी बॉडी में यूज़ होते रहते हैं। ब्लड सेल्स, कुछ सेल्स होती हैं जो कि ब्लड में पाई जाती हैं, इन्हें हम ब्लड सेल्स कहते हैं। ये ब्लड में 45% पाए जाते हैं, यानी ब्लड का 45% यही ब्लड सेल्स होता है और बाकी का 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में। ये ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है रेड ब्लड कार्पसेल्स, दूसरा वाइट ब्लड कार्पसेल्स और तीसरा है प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स को हम आरबीसीज भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं और या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसी तरीके से वाइट ब्लड कार्पसेल्स को हम डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और बाकी जो बचा वो प्लेटलेट्स ही कहलाता है। फिर आरबीसीज कहिए या रेड ब्लड सेल्स कहिए या रेड ब्लड कार्पसेल्स कहिए या एरिथ्रोसाइट्स कहिए।
नाम से आपको पता चल रहा है कि इसका कलर कैसा होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए। ये केवल वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। इनका शेप कैसा होता है, ये राउंडेड होते हैं और रेड कलर के तो होते ही हैं और साथ में ये बाइकॉन्केव होते हैं। मैमल्स में जो रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उनके न्यूक्लियस नहीं पाए जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तो उनमें सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो उस वक्त मौजूद होते हैं। बट जब रेड ब्लड सेल्स मैच्योर होता है तब क्या होता है, इनमें सारे ऑर्गेनेल्स ख़त्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, या इवन यहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं होता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, जैसे कि कैमल लामा 2 ऐसे मैमल्स हैं जिनके रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इन्हीं की वजह से, मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड ब्लड सेल्स रेड कलर का होता है। और ये ऑक्सीजन कैरियर कहलाता है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, और लाइफ स्पैन इसका कितना होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक जीवित रहते हैं। ये केवल 120 डेज तक ही जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर उनकी जगह न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अगर आप ध्यान रखते हैं, इतना आपको लर्न रहता है, तो एग्ज़ाम में आप काफ़ी कुछ लिख पाएंगे। तो आप चाहें तो किसी नोटबुक में इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि मैं लिख भी रही हूँ, उसी को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो आप भी लिखते जाइए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं और ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। वही हमने रेड ब्लड सेल्स में पढ़ा कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और इनका शेप क्या होता है, इनका शेप होता है अमीपॉइड, यानी इरेगुलर शेप के होते हैं, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। और ये कलरलेस भी होते हैं, इनका कोई कलर भी नहीं होता है। इनका लाइफ स्पैन होता है 1 to 2 डेज, यानी कि मैक्सिमम 2 डेज तक ही जीवित रहते हैं, इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनकी जगह नए सेल्स बनते हैं। ये बनते कहाँ हैं, ये बनते हैं स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड्स, टॉन्सिल्स और लिम्फ नोड्स में। WBCs 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। वहीं अग्रेनुलोसाइट्स में 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। इनके न्यूक्लियस कई लोब्स में टूटे होते हैं, बट एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। इनमें 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स के जो सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं शेप में, और इओसिनोफिल्स स्मॉल साइज के होते हैं, वही न्यूट्रोफिल्स काफी माइन्यूट साइज के होते हैं। बेसोफिल्स WBCs में काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं, वही इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होते हैं, वही न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये WBCs में लगभग 60 to 75% पाए जाते हैं। इनमें न्यूक्लियस, बेसोफिल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 से 3 लूप्स में डिवाइडेड होते हैं। इओसिनोफिल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो 2 लूप्स में डिवाइडेड होता है, और वही न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस 2 से लेकर 5 लूप्स में डिवाइडेड होते हैं। लेकिन ये सभी लूप्स एक दूसरे से फिलामेंट से जुड़े भी होते हैं। बेसोफिल्स, चूंकि बेसोफिल्स WBCs में काफी कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये काफी कम रिएक्शंस देते हैं। हमारे WBCs में इनका पार्टिसिपेशन कम होता है। वहीं इओसिनोफिल्स एलर्जी और इम्यूनिटी जैसे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बाहर के जर्म्स से वो फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अग्रेनुलोसाइट्स WBCs में वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस बड़ा और हॉर्स शू शेप्ड होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स स्मॉल साइज के होते हैं और ये WBCs में 20 to 30% पाए जाते हैं, और यही लिम्फोसाइट्स ही हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज बनाते हैं,
यानी जर्म्स और बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं। मोनोसाइट्स इसके कंपेरेटिवली लिम्फोसाइट्स के कंपेरेटिवली लार्ज साइज के होते हैं और ये WBCs में 4 to 10% पाए जाते हैं और ये हमारी बॉडी को फैगोसाइटोसिस की मदद से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, फैगोसाइटोसिस क्या होता है? अगर आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अमीबा का फीडिंग पैटर्न, वो किस तरह से फीड करते हैं, वो फूड पार्टिकल्स पे किस तरह से अटैक करते हैं और उसे अपने साइटोप्लाज्म में ले लेते हैं और धीमे धीमे उनका डाइजेशन उनके साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक वैसे ही ये मोनोसाइट्स भी जर्म्स या बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और उसे अपने साइटोप्लाज्म में ले लेते हैं, फिर धीमे धीमे उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक, क्या आपको पता है कि पस क्या होता है? एक्चुअली जब भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके खिलाफ हमारे ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वाइट ब्लड सेल्स और जर्म्स और बैक्टीरिया के बीच में फाइटिंग होती है। वाइट ब्लड सेल्स उन जर्म्स और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी यहाँ पे जर्म्स और बैक्टीरिया तो डिस्ट्रॉय होते ही हैं, साथ में वाइट ब्लड सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं और साथ में और भी सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये सब मिलके एक लाइट येलो कलर का लिक्विड बनाते हैं जिसको हम पस कहते हैं। अब बचा ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड में 2 to 5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, वहीं रेड ब्लड सेल्स 40 to 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर पाया जाता है। ये बाइकॉन्वेक्स होते हैं, वही हमने रेड ब्लड सेल्स में पढ़ा था बाइकॉन्केव शेप्ड होते हैं और ये बाइकॉन्वेक्स होते हैं। ये डिस्क शेप्ड होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसा कि हमने रेड ब्लड सेल्स में पढ़ा था, वो भी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका खास रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और इनका लाइफ स्पैन होता है मैक्सिमम 4 days। ओके, अब हम पढ़ेंगे ब्लड के फंक्शंस के बारे में। ब्लड हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का मतलब है ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जैसे कि ऑक्सीजन। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद ऑक्सीजन को ब्लड लेता है। ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है और ये एक एक सेल एक एक टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के ही द्वारा होता है। डाइजेशन के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है उनका एब्जॉर्प्शन चालू होता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है और ये ब्लड न्यूट्रिएंट्स को एक एक सेल और एक एक टिश्यू तक पहुंचाता है। इसी तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ही करता है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है वो भी जाके ब्लड में ही मिक्स होता है, फिर ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी यही मेंटेन करता है। इसके टेम्परेचर पूरी बॉडी का एक जैसा टेम्परेचर ब्लड के ही कारण होता है और हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता भी ब्लड ही है, क्योंकि ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जो कि जर्म्स और बैक्टीरिया से लड़ते हैं और हमारी बॉडी को बचाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का काम भी ब्लड ही करता है, यानी ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अभी हम ब्लड क्लॉटिंग के ही बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। कभी कभार आपने देखा होगा जब भी आपको कोई इंजरी होती है तो उससे ब्लड निकलता है, यानी ब्लीडिंग होती है, बट कुछ टाइम के बाद ये ब्लीडिंग अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। इसका कारण होता है ब्लड की क्लॉटिंग। ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, यानी ब्लड क्या बहना रोक देते हैं। बट ये जितना सुनने में सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है जिसको हम आज अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, ब्लड में एक एंजाइम होता है जो कि इनएक्टिव होता है, जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। ब्लड में बहुत सी ऐसी प्रोटीन्स और ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं फाइब्रिनोजन, एंटीप्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन और कैल्शियम। इसी तरह से बहुत से और भी होते हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे इसका। प्लेटलेट्स जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्रेक होता है और रिलीज करता है प्लेटलेट्स
फैक्टर 3। अब ये प्लेटलेट फैक्टर 3 का काम होता क्या है? ये ब्लड में मौजूद प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज करता है, लेकिन कैल्शियम के प्रेजेंस में। ठीक, अब आगे सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी प्रोथ्रोम्बिन जो कि ब्लड में ही मौजूद होता है उसको इनएक्टिव कर देता है। किसके प्रेजेंस में? ट्रिप्टेस और कैल्शियम के प्रेजेंस में। फिर ये जो एंटी प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव हो गया है, तो ऐसे में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। ये सभी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के समय, जिसमें नए केमिकल्स बनते भी हैं। तो इन सब का नाम आपको लर्न रखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में ब्लड में मौजूद फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज जाता है। किसके प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में, जो कि सेकेंड स्टेप में हमने पढ़ा था। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। फाइब्रिन नॉन सॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो कि फाइबर की तरह काम करते हैं और ये एक नेटवर्क बनाते हैं। जो भी डैमेज पोर्शन होता है उस पर एक नेटवर्क बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो ब्लड कार्पसेंस होते हैं वो उसी में जाके फंस के रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी को ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, यानी वो ब्लड क्लॉट बन चुका होता है और ब्लड क्लॉटिंग के बाद एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है, उसको हम सीरम कहते हैं। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई तो क्या होता है? उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है कंटिन्यूस ब्लीडिंग की वजह से। एंटीजेंस और एंटीबॉडीज क्या होते हैं? कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, चाहे वो जर्म्स हो, बैक्टीरिया हो या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, उन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो इनके खिलाफ, यानी कि इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इनको डैमेज करने के लिए हमारे ब्लड में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब हम बात करेंगे लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ फिल्टर्ड ब्लड होता है जिसमें प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज पाया जाता है, बट इसमें आरबीसीज नहीं पाया जाता है, जिस वजह से इसका कलर व्हाइट होता है। इसमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें इनसॉल्युबल प्रोटीन पाया जाता है और इसमें ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में पाया जाता है। वहीं ब्लड में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक, लिम्फ बनता कैसे है? जब ब्लड कैपिलरी से ब्लड फिल्टर होता है तो उसमें डब्ल्यूबीसीज और प्लाज्मा इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लिम्फ कहते हैं। अब ये लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है और उसके बाद सर्कुलेट होते हुए, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, जिसे सर्कुलेट होते हुए अंत में ये ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। क्योंकि इसमें काफी अच्छी मात्रा में व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये जब सब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम में ये पार्टिसिपेट करता है। इनमें एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं जो कि लिम्फ नोड्स और लिम्फ ऑर्गन्स में बनते हैं। तो आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से आगे भी मेरे वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।